फिल्म की शुरुआत फिलीपींस से होती है और हमने देखा कि पूरे शहर में ज़ोंबी वायरस फैला हुआ है। ज्यादातर इंसान इसकी चपेट में आ गए हैं और जो इनसे इन्फेक्टेड हो गए हैं वो बाकी के बचे दूसरे इंसानों को काट रहे हैं। इसके बाद हमने फ्रांसिस और उसकी फैमिली को देखा और खुशकिस्मती से ये लोग अभी उस वायरस से बचे हुए थे। फ्रांसिस की फैमिली में उसकी वाइफ और 2 बेटे थे जिन्हें लेकर वो अपने गांव वाले घर में जा रहा था, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये ज़ोंबी वायरस शायद अभी शहरों में ही फैला होगा, गांव इससे बचे हुए होंगे। तो महफूज होने की उम्मीद में ही ये लोग गांव जा रहे थे। इस गांव में फ्रांसिस के मॉम डैड भी रहा करते थे। खैर, अब गांव में आने के बाद फ्रांसिस घर के अंदर गया और ये देखकर उसके होश उड़ गए कि उसके फादर ने खुद की गन से जान ले ली है। क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो गए थे, इसलिए ज़ोंबी बनने से अच्छा उन्होंने खुद की ही जान ले ली। लेकिन फ्रांसिस को इस सब की उम्मीद नहीं थी, तो वो इससे काफी दुखी हो गया। अब इसके बाद ये बेचारा अपनी डैड की गन लेकर यहाँ से बाहर आया, लेकिन उसके ये देखकर होश उड़ जाते हैं कि उसकी माँ पूरी खून से लथपथ खड़ी है, उसका शरीर बहुत जख्मी है, क्योंकि वो भी ज़ोंबी बन गई थी और अब वो रेंगते हुए फ्रांसिस की तरफ बढ़ने लगी ताकि वो फ्रांसिस को भी ज़ोंबी बना दें। फ्रांसिस को ये देखकर बुरा तो लगा, तो मजबूरी में ये बेचारा दिल पर पत्थर रख के अपनी माँ को भी शूट कर देता है, जिसके बाद वो अपने मॉम डैड की लाश को खेतों में गाड़ देता है ताकि उनकी रूहों को सुकून मिल सके। इसके बाद वो अपनी फैमिली को समझाता है कि देखो, हम सब लोगों को अभी यहीं पर रहना होगा और यहाँ पर सभी रिसोर्सेज हैं, खेत हैं, तो हमें अच्छा खाना भी मिल जाएगा और हम यहाँ सेफ हैं और यहाँ पानी भरपूर है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब इसके लिए उसकी फैमिली भी मान गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रांसिस और उसकी वाइफ आयरिस आपस में नाराज हैं। लग रहा था जैसे इनका कोई तगड़ा झगड़ा हुआ था, तो इसलिए ये बात नहीं कर रहे थे। अब इन्होंने स्टोर रूम में जाने का फैसला किया ताकि जरूरत का सामान ला सकें वहां से। लेकिन यहाँ आकर इन्होंने देखा कि यहाँ तो केयरटेकर की लाश लटकी हुई है। दरअसल उसने ज़ोंबीज से खुद को बचाने के लिए ये किया था। यहाँ पर कुछ मुर्गियां भी होती हैं, तो फ्रांसिस अपने बेटे से कहता है कि केयरटेकर की जेब से चाबी निकालो और मुर्गियों को आजाद करके मेरे पास लेकर आओ। लेकिन ये देखकर फ्रांसिस का बड़ा बेटा काफी डरा हुआ था, तो फ्रांसिस ने कहा कि डरने का टाइम नहीं है, ऐसा समझो कि ये तुम्हारी ट्रेनिंग हो रही है, क्योंकि अगर कभी तुम्हारे सामने ज़ोंबी आ जाए तो तुम न डरते हुए उसका सामना कर सको। अब इसके बाद वो डरता हुआ केयरटेकर की जेब से चाबियां लेने लगा, लेकिन वो इतना घबराया हुआ था कि बॉडी ही उसके ऊपर आ गिरी। इससे तो उसकी हालत खराब हो गई, उसके ऊपर कुछ खून भी लग गया, तो वो जल्दी से पंप के पास जाकर खून साफ करने लगा। ये देखकर आयरिस को गुस्सा आ गया। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम अभी से ही मेरे बेटे को ये सब क्यों सिखा रहे हो, छोटा है अभी ये। तो फ्रांसिस ने कहा, कहाँ छोटा है, जवान हो गया ये, अगर जिंदा रहना है तो इसे ही ये सब सीखना होगा। साथ ही हमने यहाँ पर नोटिस किया कि फ्रांसिस बड़े बेटे से ज्यादा अपने छोटे बेटे से प्यार करता था। लेकिन ऐसा क्यों था, वो दोनों बेटों में भेदभाव क्यों करता था, ये हमें जल्द पता लगने वाला है। शाम को सारे काम चेक करने के बाद फ्रांसिस और आयरिस बेसमेंट में गए और यहाँ आकर फ्रांसिस काफी घबरा जाता है। दरअसल उसके फादर बचपन में उसकी छोटी गलतियों पर उसे काफी कूटते थे और सारा दिन उसे बेसमेंट में कैद करके रखते। और इतने दिनों बाद यहाँ आने के बाद उसे फिर से पुरानी यादें आ गईं, जिसकी वजह से वो डर गया, लेकिन आयरिस ने उसे संभाल लिया। जिसके बाद ये लोग खाना खाने बैठ गए। फ्रांसिस के बड़े बेटे ने कहा कि मेरे दोस्त ने मुझे SMS किया था कि मैं अपने मॉम डैड के साथ पास ही के पहाड़ पर बने एक कैंप में जा रही हूँ। वो जगह एकदम सेफ है और वहां पर और भी बचे हुए लोग रह रहे हैं, तो हमें भी वहां चलना चाहिए। लेकिन फ्रांसिस ने ये बात सुनते ही झट से इनकार कर दिया। कहने लगा, नहीं, हम बिल्कुल वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां तो हमें ठीक से खाना पीना भी नहीं दिया जाएगा, और यहाँ देखो हमारे पास खाने का सब कुछ है, ढेर लगे हुए हैं खाने के। लेकिन उसकी ये बात आयरिस को पसंद नहीं आती, क्योंकि वो खुद भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी। खैर, अब रात में जब फ्रांसिस सो रहा था तो उसे उसके डैड के डरावने सपने आने लगे, जिसमें उसके डैड उसे बुरी तरह पीट रहे थे। तो इससे घबराकर उसकी आंख खुल गई। तो ये सब सोचकर उसने यहाँ से जाने का फैसला कर ही लिया और इस बारे में अपनी वाइफ को भी बताया। कहता है कि चलो ठीक है, हम उसी कैंप में रह लेंगे, क्योंकि मेरे बचपन के डरावने सपने मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे। इसलिए अगले ही दिन ये लोग अपनी खटारा वैन में बैठकर उस कैंप के लिए निकल पड़े। लेकिन कुछ दूर आगे पुल पर आने पर इन्होंने देखा कि सामने तो एक बैरियर गेट लगा हुआ है और साइड में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, क्योंकि बैरियर गेट रास्ता रोकने के लिए था। अब आयरिस गाड़ी से उतरकर रास्ता खोलने के लिए जाती है, लेकिन तभी एक खूंखार ज़ोंबी वहां आकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। ये देखकर फ्रांसिस तुरंत गन लेकर बाहर आया और ज़ोंबी को उड़ा दिया। अब गोली की आवाज सुनकर यहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबी आ गए, जिससे बचने के लिए ये लोग गाड़ी में ही छिप गए। जिसके बाद फ्रांसिस एक बम ज़ोंबी की तरफ फेंक कर उन्हें उड़ा देता है। लेकिन यहाँ बड़ी मुसीबत ये हो गई कि इनकी वैन खराब हो गई थी, तो ये अब आगे का सफर पैदल ही तय करने लगे। इनके पास गांव से बाहर जाने का दूसरा कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए ये वापस गांव में आ गए। फिर अगली सुबह आकर फ्रांसिस अपनी उस कबाड़ वैन को फिर से ठीक कर लेता है, लेकिन इस बारे में वो अपनी फैमिली को नहीं बताता, क्योंकि उसने मन बना लिया था कि वो यहीं पर रहेंगे।
वो सोचता है कि गांव में तो मुझे सिर्फ बुरे सपने ही आते हैं, न कि ये ज़ॉम्बी। तो चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम यहीं पर रहेंगे। तो इसलिए वो घर को ठीक कर लेता है, लाइट्स वगैरह भी लगा लेता है और फिर अपनी फैमिली के साथ डांस करने लगा ताकि वो लोग भी मजा कर सकें। इसके बाद फ्रांसिस के दोनों बेटे पुरानी तस्वीरें देखने लगे जिसमें उनके चाचा की भी तस्वीर थी। फ्रांसिस का छोटा बेटा अपने बड़े भाई से कहता है कि भाई आपने एक चीज नोटिस की, आप चाचा जैसे दिखते हो ना कि पापा जैसे। और ये सुनकर तो बड़े भाई के होश उड़ गए, क्योंकि वो समझ जाता है कि अच्छा तो ये बात है, इसीलिए मेरा बाप मुझसे इतना नाराज रहता है, क्योंकि वो जान गया था कि ये उनका बेटा नहीं है बल्कि उसके भाई का बेटा है। दरअसल आइरिस का फ्रांसिस के भाई से चक्कर चल गया था, जिसके बाद ये बड़ा बेटा पैदा हुआ, लेकिन बावजूद इसके भी आइरिस ने अपनी वाइफ को माफ कर दिया, जिसके बाद उसने ही दोनों बच्चों को संभाला। लेकिन फिर भी बड़ा जो लड़का था वो इसका बेटा नहीं था, तो ये अक्सर उस पर गुस्सा निकालता था। लेकिन हाँ, फिर भी फ्रांसिस का मकसद उस बड़े लड़के को कोई चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि वो तो बाद में पछताता था कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ मैं ये। उस बेचारे को भी तो बाप की जरूरत है, तो मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगा, उसकी जिम्मेदारी है आखिर मुझ पर। अब आइरिस जब बाहर जाती है तो उसे एक डॉग काट लेता है, जिसके बाद आइरिस उसकी पट्टी तो कर देती है, लेकिन वो कहती है कि हमें डॉक्टर के पास तो जाना होगा, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें रेबीज हो जाए। जिस पर फ्रांसिस कहता है कि नहीं, उस डॉग के गले में पट्टा था, जिसका मतलब वो पालतू है, और ऐसे डॉग में रेबीज का वायरस नहीं होता, तो फिक्र मत करो तुम, कुछ नहीं होगा मुझे। जिसके बाद फ्रांसिस का बड़ा बेटा आकर उससे कहता है कि डैड, मैं भी अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता हूँ, ताकि मैं जरूरत पड़ने पर काम आ सकूं। जिस पर फ्रांसिस ने कहा कि बेटा, अभी तुम छोटे हो, और अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो और तुम अपनी फैमिली को बचा लोगे, तो बताओ क्या तुम अपनी फैमिली को बचाने के लिए किसी की जान ले सकते हो? कहता है कि बिल्कुल पापा, मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए किसी की भी जान ले लूंगा। इसीलिए फ्रांसिस उसे एक गन देकर सामने शूट करने को कहता है। उसका बेटा डरा हुआ था, लेकिन फ्रांसिस उसे और डराता है ताकि उसके अंदर का सारा डर निकल जाए। तभी यहाँ पर आइरिस और उसका छोटा बेटा भी आ गया। ये देखकर आइरिस ने अपने हस्बैंड से कहा, ये तुम क्या करवा रहे हो इससे? अभी वो ये सब करने के काबिल नहीं हुआ, तुम देख नहीं रहे वो कितना डरा हुआ है। अपनी माँ की ये बात सुनकर उसने शूट कर दिया और गोली की आवाज सुनकर यहाँ ज़ॉम्बी आने लगे। तो इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए ये लोग घर के अंदर भाग जाते हैं। ज़ॉम्बी भी इनका पीछा करते हुए घर तक आ गए थे, लेकिन इससे पहले वो घर में घुसते, यहाँ पर कोई एक बड़ी गाड़ी आती है जिसमें कि कोई हॉर्न बजाकर ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी ओर करता है। जैसे ही ज़ॉम्बीज का ध्यान गाड़ी की तरफ गया, वो आदमी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है, जिससे इन लोगों की जान बच जाती है। लेकिन फ्रांसिस ने उस गाड़ी को पहचान लिया था, जो कि दरअसल उसके भाई की ही थी। आप बिल्कुल सही समझे, वही भाई जिसके साथ इसकी बीवी के संबंध थे और जिसका बड़ा बेटा भी था। इसीलिए फ्रांसिस अगले दिन अपने भाई से मिलने गया, जो कि काफी गुस्से में था। तो उसके भाई ने कहा कि अरे बड़े भैया, थोड़ा शांत हो जाओ, मैं बस ये देखने के लिए आया था कि मॉम डैड ठीक है या नहीं। जिस पर फ्रांसिस ने कहा वो तो कब के मर गए। साथ ही गन दिखाकर उससे कहता है कि तुम्हारा भी कोई काम नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना अभी तेरी खोपड़ी खोल दूंगा 6 की 6 गोलियां उतार कर। जिस पर उसका भाई कहता है कि अरे भैया, मैं यहाँ पर रहने के लिए नहीं आया हूँ। इसके बाद वो उसे एक नक्शा देकर कहता है कि सुना है पहाड़ के पास एक कैंप है और ये वहां जाने का नक्शा है, अगर मन करे तो चले जाना, वहां तुम्हारी जान बच जाएगी और मैं भी वहीं जा रहा हूँ। लेकिन फ्रांसिस अपने भाई की मदद लेना नहीं चाहता था, इसीलिए वो नक्शे को जला देता है। लेकिन तभी वो रुक गया, सोचने लगा कि क्या पता मुसीबत में ये नक्शा काम आ ही जाए, इसीलिए वो नक्शा अपने पास रख लेता है। खैर, अब वापस आने पर वो खिड़कियों पर लकड़ियां लगा देता है ताकि ज़ॉम्बी कतई भी अंदर ना आ सकें। खैर, अब इनका छोटा बेटा खेलते हुए बेसमेंट में चला गया। तभी उसे खिड़की से एक बूढ़ा ज़ॉम्बी दिखाई दिया, जिसे देखकर बच्चे की हालत खराब हो गई। लेकिन तभी आइरिस ने आकर उसे संभाल लिया और कहा कि बेटा, बस ये एक बुढ़ा ज़ॉम्बी है और कमजोर भी है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। अब फ्रांसिस ने उनकी ये बातें सुन ली थीं, इसीलिए वो जाकर उस बूढ़े ज़ॉम्बी का सर ही अलग कर देता है। अब जब फ्रांसिस नहाने जा रहा था, तभी उसका बड़ा बेटा यहाँ आ गया। उसने फ्रांसिस के पास वो नक्शा भी देख लिया, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, फ्रांसिस ने उसे डांटकर भगा दिया यहाँ से। यहाँ पर हम फ्रांसिस की बातों से समझ जाते हैं कि उसका बिहेवियर बिगड़ता जा रहा है। जब रात में ये लोग डिनर कर रहे होते हैं, तो बड़ा बेटा अपनी माँ को बता देता है कि डैड के पास एक नक्शा है। इसीलिए आइरिस फ्रांसिस से पूछने लगी कि क्या ये सही कह रहा है, लेकिन वो साफ इनकार कर देता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, जरूर इसे कोई गलत फहमी हुई होगी। इसके बाद वो अपने बच्चों को ये भी बता देता है कि जानते हो तुम्हारी माँ यहाँ से क्यों जाना चाहती है? ये मेरे भाई के पास जाना चाहती है, जिसके साथ इसका भयानक वाला चक्कर था। ये तो तुम्हें कुछ महीनों पहले ही छोड़कर चली जाती, लेकिन वायरस की वजह से यहाँ अटकी पड़ी है बेचारी। अब ये बात सुनकर दोनों बच्चे काफी हैरान हो गए। बच्चों ने आइरिस से पूछा, मॉम क्या ये बात सच है? जिस पर उसने कहा कि हाँ, मैं जाना चाहती थी उसके पास। जिसके बाद फ्रांसिस वो नक्शा निकालता है और सबके सामने जलाते हुए कहता है कि कोई कहीं नहीं जाने वाला, सब लोग यहीं रहेंगे और ये मेरा आखिरी फैसला है। हालांकि आइरिस उसे ऐसा करने से रोकती भी है, लेकिन वो नहीं रुकता, पूरा नक्शा जला डालता है।
फिर तो वो लकड़ियों से मेन दरवाजा भी बंद कर देता है ताकि कोई बाहर जा ही ना सके, और बहाना मारता है कि बाहर ज़ॉम्बी घूम रहे हैं तो दरवाजा बंद करना ही ठीक रहेगा ताकि ज़ॉम्बी अंदर ना घुस जाए। ये सुनते ही बड़े बेटे ने कहा कि डैड, आप झूठ बोल रहे हैं, बाहर कोई ज़ॉम्बी नहीं है और आप हमें यहाँ पर कैद करके रखना चाहते हैं। अब ये सुनकर तो फ्रांसिस का खून खौल उठा और बड़े बेटे को एक थप्पड़ जड़ दिया। कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तू बीच में बोला, और तू मेरी तो औलाद भी नहीं है, इसलिए तू बीच में नहीं बोल सकता। तभी दरवाजे पर एक जख्मी सोल्जर ने आकर खटखटाया। उसे मदद की जरूरत थी, लेकिन फ्रांसिस ने कहा कि चले जाओ यहाँ से। अब सोल्जर ज़ॉम्बीज का शिकार नहीं हुआ था, इसलिए बड़ा बेटा जबरदस्ती दरवाजा खोलकर सिपाही को अंदर ले लिया। सिपाही ने कहा कि मैं पहाड़ पर बने उस कैंप पर रहता हूँ, लेकिन आज वहां ज़ॉम्बीज का हमला हो गया जिससे पूरा कैंप तबाह हो गया। तभी एक आदमी गाड़ी लेकर वहां पहुंचा जिसने मुझे ज़ॉम्बीज से बचाया, और उसने मुझे इस घर का एड्रेस देते हुए कहा कि तुम वहां चले जाओ, वो मेरे भाई का घर है, तुम वहां आराम से रह सकते हो। और सच कहूं तो वो बड़ा ही नेक इंसान था, और अब न जाने वो जिंदा होगा भी या नहीं। वो फ्रांसिस के भाई को कह रहा था, क्योंकि मैं तो बचकर निकल गया था, पर उसे ज़ॉम्बीज ने चारों तरफ से घेर लिया था। ये सुनकर आयरिस बहुत दुखी हो गई कि कहीं उसे कुछ हो न जाए, लेकिन फिर भी वो सोल्जर को इस घर में रहने की परमिशन दे देती है। फ्रांसिस ने कहा कि ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन बेसमेंट में। तुम मेरी फैमिली से दूर रहोगे, और इसके लिए वो मान भी गया। अब रात में बड़ा बेटा अपनी मॉम के पास जाता है और रोते हुए कहता है कि मॉम, मैं जानता हूँ मैं फ्रांसिस का बेटा नहीं हूँ, इसीलिए वो मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं तो फ्रांसिस और बाकी सबसे प्यार करता हूँ, सबको अपनी फैमिली समझता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से बाहर जरूर कोई ऐसी जगह होगी जो कि सेफ हो, जहाँ हम आराम से रह सकें। तो मॉम, प्लीज मुझे बाहर जाने की परमिशन दे दीजिए ताकि मैं अपनी फैमिली को सेफ रख सकूं। लेकिन आयरिस इसके लिए तैयार नहीं होती, लेकिन वो बार बार जिद करता है, तो आयरिस बेचारी क्या ही करती। वो मान गई और वो घर से भाग जाता है। अगली सुबह जब फ्रांसिस बड़े बेटे को घर में नहीं पाता, तो वो उसे हर कहीं ढूंढने लगा कि न जाने कहाँ चला गया वो। लेकिन दरवाजे को जब उसने खुला पाया तो समझ गया कि वो यहाँ से भाग गया है। इसीलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने एक हथौड़ा उठाया और उस जख्मी सिपाही की जान ले लेता है, जिसके बाद वो आयरिस को भी मारकर बेहोश कर देता है। और जब उसकी आंख खुली तो वो खुद को बेसमेंट में पाती है, जहां पर छोटा बेटा भी था, क्योंकि फ्रांसिस ने दोनों को ही यहां बंद कर दिया था, यानी कि वो और पागल हो गया है। तभी उसकी नजर उस कुत्ते पर पड़ी जिसने फ्रांसिस को काटा था, तो फ्रांसिस उस डॉग को मार देता है और उसका मांस खिलाने के लिए अपनी बीवी बच्चों के पास ले गया। लेकिन जब आयरिस ने उसे खाने से मना किया तो फ्रांसिस ने गुस्से में प्लेट ही पटक दी। प्लेट में चाकू था। जब वो ऊपर गया तो आयरिस ने उसे छिपाने का सोचा ताकि उसकी मदद से वो खुद को आजाद कर ले, लेकिन बेचारी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि तभी फ्रांसिस भी उस चाकू को देख लेता है और उठाकर उसे अपने पास रख लिया और एक बार फिर से दोनों को बेसमेंट में बंद करके वहां से बाहर चला जाता है। लेकिन आयरिस ने एक प्लान बनाकर अपने बेटे को जोर से चीखने को कहा। उसके बेटे ने जैसे ही चीख मारी, आवाज सुनकर फ्रांसिस बेसमेंट में आ जाता है। उसके अंदर आते ही आयरिस उस पर हमला कर देती है और अपने बेटे को लेकर आराम से बाहर आ गई और फ्रांसिस को अंदर ही कैद कर देती है। जिसके बाद उसे अपने डैड का ख्याल आने लगा कि किस तरह से उसके डैड उस पर जुल्म किया करते थे, जिससे वो बहुत डर जाता है। जब आयरिस और उसका छोटा बेटा बेसमेंट से बाहर आते हैं तो तभी यहाँ पर फ्रांसिस का भाई आ गया, जो कि अब ज़ॉम्बी था। वो इन दोनों पर हमला करने लगा तो ये दोनों अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगे, लेकिन वो आयरिस को पकड़ लेता है। अपने भाई की आवाज सुनकर फ्रांसिस को गुस्सा आने लगा। उसे लगता है कि कहीं ये मेरी फैमिली को ज़ॉम्बी ना बना दे, और जैसे ही उसका ज़ॉम्बी भाई आयरिस को काटने वाला होता है तभी बेसमेंट का दरवाजा तोड़कर आयरिस बाहर आ गया। वो अपने भाई पर हमला करके साइड करता है, जिसके बाद वो उसकी जान ले लेता है। तभी यहाँ पर रोता हुआ फ्रांसिस का बेटा आता है, क्योंकि उसके बाजू पर उसके भाई ने काट लिया था, यानी कि वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। ये देखकर उसके पेरेंट्स घबरा गए कि ये क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे। लेकिन आयरिस हिम्मत करके अपने बेटे का वो हाथ काट देती है ताकि वायरस आगे न फैले, और उसके जख्म की पट्टी करके फ्रांसिस से कहती है कि वैन लेकर आओ जल्दी से, हमें इसे कहीं हॉस्पिटल ले जाना होगा। तो फ्रांसिस वैन लेने के लिए भागता है, लेकिन यहाँ पर उसका बड़ा बेटा जो गन लेकर खड़ा था वो फ्रांसिस को देख लेता है और उसे खून में लथपथ देख वो सोचता है कि डैड शायद पूरी तरह से पागल हो गए हैं और इन्होंने हमारी मॉम को भी मार दिया है, तो इसीलिए वो फ्रांसिस पर गोली चला देता है। लेकिन जब वो फ्रांसिस के पास आया तो वो उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहता है कि मेरे बच्चे, मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा माना है, और कभी अगर मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा हो तो मुझे माफ कर देना। जिससे इस बेवकूफ को भी अक्ल आ जाती है कि मैंने इन पर गोली चलाकर गलती कर दी। कहता है कि डैड मुझे माफ कर दो, मुझसे अनजाने में ये हो गया। लेकिन अब फ्रांसिस जा चुका था, इससे उसका बेटा टूट जाता है। वो काफी दुखी हो गया कि ये मुझसे क्या हो गया। अब वो बड़ा बेटा वैन लेकर घर की तरफ जाने लगता है, जहां पर घर पर आयरिस फ्रांसिस के आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि अब वो तो मर चुका है।
अब इस बेचारी के लिए न तो फ्रांसिस बचा था और न ही उसका भाई जो कि इसकी देखभाल करता। इसलिए अब सारी जिम्मेदारी आयरिस पर थी, जहां पर ये बेचारी अब अकेले ही अपने बच्चों को आगे पालने वाली है, वो भी ऐसे वक्त में जब हर कहीं ज़ॉम्बी वायरस फैला हुआ है। और अब इनका आगे का सफर हम इस फिल्म के अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं।